इस वीडियो में हम बताएंगे कि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं उसमें 4 प्रकार के सेंटेंस आते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इन चारों सेंटेंसों के बारे में हमने कि इनको कैसे पहचानें, कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो जिसका हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। ये पिछले वीडियो में इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो अब इसमें हम ये बताएंगे कि अगर हमें ये पता चल जाए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए किस फॉर्मूले का, किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो या इसमें हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया और उसकी हमें अंग्रेजी बनानी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हमारे पास वाक्य है, कोई भी हमारे पास वाक्य है, सीता पढ़ रही है। ये हमारे पास वाक्य है। अब हमें पता है इसमें ना तो कोई इंटरोगेटिव वर्ड है ना कोई नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाक्य हो गया आपका अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव में हमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर वर्ड्स लगाते हैं। अब सब्जेक्ट ये हमारे पार्ट 1 में है, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक हमने ये विस्तार से समझाया है। जो काम करता है, जिसके बारे में वाक्य में बताई गई वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ सीता पढ़ रही है, सीता है तो सीता सब्जेक्ट हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रही है आ रही है क्रिया में जुड़ गए, तो हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर लगाएंगे, फिर इज, फिर मेन वर्ब आएगी पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी रीड, और इसमें कंटिन्यूअस के हिसाब से आईएनजी लग जाएगी। उसने मुझे अपनी पुस्तक दी, अपनी पुस्तक दी। तो ये वाक्य है आपका। अब ये भी वाक्य अफर्मेटिव है क्योंकि ना तो इसमें नेगेटिव वर्ड आया है कोई और ना इंटरोगेटिव वर्ड आया है। तो ही गैव मी हिज बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अब इसमें क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, तो फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, इनका प्रयोग हुआ है। 4 बजे हैं, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो समय से संबंधित जितने भी वाक्य होते हैं उनमें इट कर्ता के रूप में आता है। फिर इट इज़ 4, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो बताया गया है, जो मुख्य शब्द है, क्या बताया गया है, 4 बजना, तो यहाँ पे 4 o'clock। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अब इसमें भी कोई नेगेटिव वर्ड और इंटरोगेटिव वर्ड नहीं आया है, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले जहाँ जो मुख्य शब्द होता है जिसके बारे में बताई जाती है, यानी हम कह सकते हैं एक तरीके से कर्ता के बारे में, किसके बारे में बताई गई, 40 विद्यार्थी, और यहाँ जो विद्यार्थी है जिसके बारे में बताई गई वो अगर पीछे क्रिया से जुड़ा हुआ आता है तो ऐसे वाक्यों में कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग होता है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, और इन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम ये देखते हैं कि किस चीज़ का पता चल रहा है। ये जो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। इस फॉर्मूला को हम सभी अफर्मेटिव सेंटेंसों में प्रयोग करेंगे, चाहे वो सेंटेंस कितना भी छोटा क्यों ना हो और कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उसके बाद आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जिन वाक्यों में नेगेटिव वर्ड
का प्रयोग हो रहा हो, नकारात्मक शब्द का प्रयोग हो रहा हो, या किसी कार्य घटना या स्थिति के न होने का बोध हो रहा हो, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। ये फॉर्मूला है। नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। वह आज स्कूल नहीं जाएगा, ये वाक्य है। अब इसमें आपके ये नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस है, या कार्य के ना होने का बोध हो रहा है इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले का सब्जेक्ट लगाएंगे इस फॉर्मूला के आधार पर। फिर हेल्पिंग वर्ब, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नेगेटिव वर्ड, फिर उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जाना। और फिर अदर वर्ड, गो टू स्कूल। अब वर्षा नहीं हो रही है, अब वर्षा नहीं हो रही है, इसमें भी नहीं आई है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट इट, क्योंकि मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं या बातें होती हैं उनमें कर्ता जो सब्जेक्ट होता है वो इट का आता है। फिर इट इज हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और फिर वर्षा होना मेन वर्ब, रैनिंग। ठीक उसी प्रकार वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें भी नहीं आया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही। और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे फॉर्मूला के अनुसार, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज भी, हैज, फिर नॉट और बीन। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्दों की है तो जो नेगेटिव वर्ड का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग होगा, वो पहले शब्द के बाद प्रयोग होगा और फिर बाकी के जितने भी शब्द हैं वो नॉट के बाद आएंगे। जैसे यहाँ पर हैज बीन, यहाँ पर 2 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब है तो हैज पहले आएगी, फिर नॉट आएगी और फिर बीन आएगी। अगर 3 वर्ड होते जैसे विल, हैव, बीन, तो विल के बाद नॉट आती और फिर उसके बाद हैव बीन का प्रयोग होता। ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेज हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यही होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक उसी प्रकार आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने बताया जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का काम होता है उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहचान ये होती है कि ये इनमें कोई ना कोई इंटेरोगेटिव वर्ड का प्रयोग होता है या फिर इनकी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब जो उस सेंटेंस की होती है वो लगी होती है। तो ये यहाँ पर हम इस पेज पर केवल अभी 2 विधियों का प्रयोग करेंगे कि यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आ जाए, तो जो क्या शब्द है वाक्य में सबसे पहले अगर आए, जैसे क्या वे गांव में हैं। अब यहाँ पर ये क्या शब्द है ये वाक्य में सबसे पहले आया है, तो इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो टेंस की है, क्या वे गांव में हैं, ये इजारेम का प्रयोग है। तो इजारेम में अगर वे सब्जेक्ट है तो क्या आएगा सबसे पहले? आर, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ का है दे। फिर मेन वर्ब है, क्योंकि ये साधारण प्रयोग है इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा इसलिए मेन वर्ब यहाँ पर दी नहीं गई है। फिर ऑब्जेक्ट जो वे हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है, इसमें इस वाक्य में ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो फिर अदर वर्ड में आर दे इन द विलेज। एक तो ये होता है। दूसरा, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो पहले इंटेरोगेटिव वर्ड यानी जो प्रश्नवाचक शब्द आया है सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। जैसे मान लीजिए तुम्हारा भाई कहाँ रहता है,
अब इसमें सबसे पहले ये आया है वेयर, रहता है डज योर ब्रदर लिव, तो तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट है, और फिर मेन वर्ब। ठीक उसी प्रकार यदि कोई इंटेरोगेटिव आपका सेंटेंस है और उसमें हु यानी कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले हु लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उस टेंस की, फिर मेन वर्ब लगाते हैं, फिर कर्म लगाते हैं, फिर अन्य शब्द लगाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। मान लीजिए तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो सबसे पहले हु, फिर मेन वर्ब टीचर्स, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो हु टीचर्स और फिर कर्म ही हु। अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव होता, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, तो हु डज नॉट टीच यू, हु डज नॉट टीच यू। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे किसी वाक्य में हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच, इन 4 शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, तो इनके साथ जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो पहले ये इंटरोगेटिव वर्ड प्रयोग होंगे, फिर इनसे संबंधित नाउन का प्रयोग होगा। रवि कौन सा उपन्यास पढ़ रहा है, रवि कौन सा उपन्यास पढ़ रहा है, तो कौन सा की अंग्रेजी क्या होती है, ये विच। क्यों, क्योंकि ये जो विच है ऐसा इंटरोगेटिव वर्ड है, ये जो दिए गए हैं चारों कि इन पहले इनकी अंग्रेजी आती है, फिर इनके बाद जो लिख रहा है शब्द यानी जो संबंधित नाउन होती है उसका प्रयोग होता है, विच नोवेल और का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास यहाँ 4 प्रकार के इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं। अगर वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, तो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। अगर वाक्य के बीच में इंटरोगेटिव वर्ड आया है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर वाक्य में हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो हु लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड चलते, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड चलते हैं। लेकिन 4 शब्द ऐसे भी हैं, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और विच, अगर इनका प्रयोग हुआ है तो फिर इनके बाद संबंधित नाउन आएगी और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। विच नोवेल इज रवि रीडिंग, ये हो गया। तो ये हमारे इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 4 तरीके से आते हैं। अब हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिन वाक्यों में प्रश्न भी पूछा जाए और जिन वाक्यों में किसी कार्य घटना स्थिति के न होने का बोध हो, वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। यानी कहने का मतलब है जिन वाक्यों में इंटरोगेटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड दोनों का प्रयोग हुआ हो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। मान लीजिए जैसे तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो, तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो इसमें ये इंटरोगेटिव वर्ड भी आया है और ये नेगेटिव वर्ड भी आया है। तो ऐसे वाक्य जिनमें इंटरोगेटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड दोनों का प्रयोग हुआ वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इनकी रचना सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड लगाते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर ये सब्जेक्ट आ गया। और ध्यान रखना चाहिए कि जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगती है, और जो केवल नेगेटिव वर्ड नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगती है। अगर ये होता तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, अगर यही होता तो यू और फिर डू नॉट गो टू स्कूल,
गो टू स्कूल, क्योंकि ये केवल नेगेटिव है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगी, और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इसमें कर्ता के बाद नॉट आएगी। तो जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें पहले इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड की रचना होती है। तो इस प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि कौन सा जो वाक्य है वो आपके कौन सा है, और ठीक उसी प्रकार से फिर हमें रचना के आधार पर करना चाहिए। वह, जैसे मान लीजिए वह दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली नहीं जाएगा, ये वाक्य है आपके। अब ये हमें देखना है कौन सा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, सीधी सी बात है, इसमें नेगेटिव का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर टेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो विल नॉट गो टू दिल्ली। हमें ये समझना है यहाँ पर, आज रविवार है। अब ये आज रविवार है, तो या तो इस प्रकार कर सकते हैं हम, टुडे इज संडे, क्योंकि ये अफर्मेटिव है। अगर इस प्रकार नहीं कर सकते हैं तो हम इस प्रकार को कर सकते हैं, इट इज संडे टुडे। तो हमें जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं ये अति आवश्यक हो जाता है कि जो सेंटेंस हमारे लिए दिया गया है वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और फिर ये पता लगाने के बाद ये टेंस जो सेंटेंस है वो इस प्रकार का है, फिर उसमें उसके हिसाब से फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से करने में हमें बिल्कुल आसानी हो जाती है, ट्रांसलेशन करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो जो जानकारी है कि ये कैसे पता करें कि कौन सा वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। उसमें सब्जेक्ट कैसे पहचाने, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लिंकिंग वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से हैं, ये भी हमारे पिछले वीडियो में बताया गया है। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल यहाँ तक अपनी नॉलेज में लाने के बाद, अच्छी तरह से समझने के बाद, आगे जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे उनमें बड़ी आसानी होगी और हमें ट्रांसलेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।